जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? आज की तारीख है 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। और हम आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो भारत के सबसे ज्यादा जिले रखता है, जहां पर 76 जिले हैं। कल्याण सिंह जी के नाम पर एक जिले का नाम रखा गया है, वो 76वां जिला है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाने वाला बनारस है। नवाबों का शहर लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है। और पूरे भारत का 50% के आसपास का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसका निर्यात करने वाली भारत के स्तर पर जो नोएडा का क्षेत्र है, जो कंपनियां हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। निम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी सूचकांक 2026 के अनुसार अबू धाबी को लगातार कितने वर्षों से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? ये सवाल है। अब यहां पर पूछा जा रहा है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, यही सवाल है। तो कितने? तो ये 10 वर्ष हो गया। कितने वर्षों से लगातार ऐसा किया जा रहा है? तो ये 10 वर्ष है। अबू धाबी ने 2026 के सूचकांक में लगातार 10वें वर्ष वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। निम्बेओ जो है ये सर्बिया स्थित एक क्राउड सोर्स वैश्विक डेटाबेस है जो उपभोक्ता कीमतों और कथित अपराध दरों का विवरण प्रदान करता है। उपभोक्ता कीमतों और कथित अपराध दरों का विवरण देता है और उसी विवरण के आधार पर रैंकिंग इसकी होती है। इस रैंकिंग में ताइपे अक्सर दूसरे स्थान पर रहता है और अबू धाबी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा इसकी होती रहती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसकी आधिकारिक मुद्रा यूएई दिरहम है। क्या है? दिरहम है। ये कई बार आपसे पूछा गया है। और ये किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी सवाल जब जीके का पूछा जाएगा तो यहां से बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर में प्रदर्शन के लिए सौंपी गई वाल्मीकि रामायण की 233 वर्ष पुरानी पांडुलिपि में किस विद्वान की शास्त्रीय संस्कृत टीका शामिल है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसकी शामिल है? गोविंदराज की, मल्लिनाथ सूरी की, महेश्वर तीर्थ की या नागनाथ की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक तो यहां पर सवाल बनता है कि 233 वर्ष पुरानी पांडुलिपि, 233 वर्ष पुरानी पांडुलिपि ये सौंपी गई है अयोध्या राम मंदिर में प्रदर्शन के लिए। तो इसमें महेश्वर तीर्थ की ये शास्त्रीय संस्कृत टीका ये शामिल है। और ये ध्यान रखिएगा संस्कृत टीका है और ये पूरी तरीके से देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये पांडुलिपि विक्रम संवत 849 यानी कि 1792 ईस्वी की है, जिसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा राम मंदिर निर्माण समिति को सौंपा गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति इसको सौंप रहे हैं। इसमें रामायण के 5 महत्वपूर्ण कांड बाल, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध कांड, रामायण के, ये रामचरितमानस नहीं है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी की, लोकप्रिय ज्यादा है रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने जिसको लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसे अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा राम कथा संग्रहालय कहाँ है? तो आप तुरंत बताएंगे कि राम कथा संग्रहालय 1988 में स्थापित हुआ था और अयोध्या में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है किस विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के चालू होने से लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया? तो यह है सिवारी। सिवारी संयंत्र, सिवारी संयंत्र बहुत चर्चा में है इस समय। जीरो वेस्ट, जितना भी वो पहाड़ आप कूड़े का देख रहे थे पूरा इसने या तो उसको जैसे उपले बनाई जाती है उसमें बदल दिया, ईंधन में बदल दिया, या इसको नष्ट कर दिया इस तरीके से कि प्रदूषण करने लायक ये रह ही ना जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये। लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी के तौर पर इसने दर्ज करा दिया है, कोई छोटी बात नहीं है। 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन इसकी क्षमता है। शहर की कुल कचरा प्रसंस्करण क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक हो गई है इसके कारण, क्योंकि इसकी अकेले की 700 से ज्यादा है। और यह पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर यह आधारित है। इस परियोजना के तहत लिगेसी वेस्ट के निस्तारण से 25 एकड़ से अधिक भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। 25 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई है, क्योंकि इतने पे ऐसे कचरा पूरा जमा हुआ था। आप कचरे के पहाड़ देखते हैं ना, बड़े बड़े कचरे ढेर लगा दिया था, उसके ऊपर ऐसे ट्रक चलते रहते हैं। तो कचरे के पहाड़ों को हटा दिया गया और इससे जमीन कितनी खाली हुई? 25 एकड़।
और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है सिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, टीटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भाषणी और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर उद्देश्य किस नीति के अनुसार स्थानों के नामों, टोपोनिम्स, इसको क्या कहते हैं, टोपोनिम्स, टोपोनिम्स का मानकीकरण करना है। ये भाषणी, ये डिजिटल इंडिया भाषणी और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इसका उद्देश्य किस नीति के अनुसार स्थानों के नामों का मानकीकरण करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। तो यह है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022। ये जो सहयोग है, ये राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सटीक और मानकीकृत स्थलाकृत डेटाबेस बनाने पर केंद्रित है। भाषणी एआई मॉडल का उपयोग करके स्थानों के नामों का स्थानीय भाषाओं में लिप्यंतरण और मानकीकरण किया जाएगा। इसके तहत आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ लगभग 30 एआई मॉडल भारत में है। एआई मॉडलों की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो यूएसए नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर चाइना है, यूएसए में सबसे ज्यादा है, भारत में लगभग 30 है, 29-30 की बात की जाती है। और ये जो परियोजना है, इसके माध्यम से 16 लाख से अधिक स्थानों का एक सत्यापित बहुभाषी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जितना डेटाबेस में जितना ज्यादा डेटा होगा, उतना स्मूथली ये जो एआई मॉडल है ये काम करेंगे। एआई कहाँ से सूचनाएं लाता है, कभी आपने सोचा? आप कुछ उसको हल्का सा प्रॉम्प्ट देते हैं और वो बहुत सारी चीजें आपको बता देता है, तो कभी आपने सोचा ये कहाँ से लेके आता है? वो डेटाबेस में जानकारी होती है, उससे लेके आता है। आपने उससे पूछा उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश के बारे में उसने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश डालते ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें इसलिए आ गई, दिमाग इन द सेंस जो उसका दिमाग है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो उस कीवर्ड से उसने निकाल के दे दिया। आपने कहा कि टॉप 5 बता दो, तो टॉप 5 उसने बता दिया। अब बस दिक्कत यह है कि अभी वो मल्टी सोर्सेज का यूज कर रहा है, और वो सोर्सेज कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उस सोर्सेज में गलत जानकारी दी हो। तो डेटाबेस जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, जितना रिच होगा, उतना बढ़िया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कई बार पूछा गया है ना। ये सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना है ये 1767 में हुई थी, और ये कहां पर मुख्यालय इसका है? ये मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर घोषित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का विशिष्ट दायरा क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका 0 से 5 किलोमीटर, 0 से 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक, या 2 से 3 किलोमीटर। तो यह है 0 से 1 किलोमीटर, 0 से 1 किलोमीटर ये दायरा है। पर्यावरण मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर के दायरे को पारिस्थितिक रूप से क्या माना है? सेंसिटिव माना है, संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया है। और ये अभयारण्य राजस्थान के राजसमंद जिले में, आपको याद रखना है कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद, और राजस्थान में ये राजसमंद पड़ता है। वहां पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है, और तेंदुए और चिंकारा जैसी प्रजातियों का ये आवास है। तेंदुओं का आवास है, चिंकारा का ये आवास है। ESZ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करना, ताकि जो मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके, मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। कुंभलगढ़ के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार है। आप सोचिए, पूरे विश्व में चीन की दीवार, और चीन की दीवार के बाद में अगर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करें, तो जिसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये कुंभलगढ़ का किला है। इतनी बड़ी दीवार इसकी है, और ये कहां पड़ता है? राजसमंद में। राजसमंद मतलब राजस्थान में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसके चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर के बीच में वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक रूप से एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। भारत नामीबिया विदेश कार्यालय परामर्श के 5वें दौर के दौरान किस अफ्रीकी शहर को अगले दौर के आयोजन स्थल के रूप में तय किया गया है कि अगला जो आयोजन होगा वो यहाँ पर होगा?
तो ये है विंडहॉक। कौन सा शहर है? विंडहॉक शहर है ये। विंडहॉक भारत और नामीबिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर, राजधानी है ये, नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहॉक है, वहां पर संपन्न होगा, ये निर्धारित हुआ है। पांचवें दौर की बैठक अभी जनवरी 2026 में कहां पर हुई है? नई दिल्ली। और फिर ये छठा दौर होगा, सिक्स्थ, तो ये कहां पर होगा? विंडहॉक में, है ना। इसमें द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा अभी की गई है। अभी जो पांचवा दौर हुआ है नई दिल्ली में, इसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है और रक्षा सहयोग, इन पर चर्चा हुई है। जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें मुख्य रूप से ये शामिल है। नामीबिया दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी आधिकारिक मुद्रा डॉलर है, लेकिन ये डॉलर नामीबियाई डॉलर है। कहां पर है? साउथ वेस्ट अफ्रीका में नामीबिया स्थित है। साउथ वेस्ट अफ्रीका में आप देखोगे नामीबिया आपको मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी यहां पर आप जाओगे तो यहां पर इसकी स्थिति आपको मिलेगी, ठीक है, नामीबिया की। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन सी जयंती कौन सी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस रूप में मनाई जाती है, ये भी एक सवाल है। तो ये मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। तो ये कौन सी जयंती है जिसको मनाया जा रहा है, ये सवाल है। तो ये 129वीं जयंती है। कौन सी जयंती है? 129वीं जयंती है पराक्रम दिवस के रूप में। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी पराक्रम दिवस की, है ना। 125वीं उस समय थी, तो 2021 में आप याद रखेंगे 125वीं थी, तो आपको याद हो जाएगा कि 2026 में जो मनाई गई वो 129वीं हो जाएगी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। इतिहास में आपसे पूछा जाता है जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने किसका नेतृत्व किया था? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। वर्ष 2026 के समारोह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 13 अन्य स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो एक लंबा कार्यक्रम चलता है, तो उसमें ये 13 राज्यों में, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देखा जाए तो 13 अन्य स्थानों पर यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय इसको मना रहा है पराक्रम दिवस को। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई अमेलिया वालवर्डे किस देश की निवासी हैं? ये किस देश की निवासी हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम इनका क्या है? अमेलिया वालवर्डे। अमेलिया वालवर्डे किस देश की निवासी हैं? तो यह है कोस्टा रिका की। कहाँ की निवासी हैं? कोस्टा रिका की। अनुभवी फुटबॉल कोच है, एक्सपीरियंस्ड है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इनको AIFF के द्वारा नियुक्त किया गया है और उनका मुख्य लक्ष्य मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले AAFC महिला एशियाई कप के लिए भारतीय टीम को तैयार करना है। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ध्यान रखिएगा, मार्च 2026 में होगा और ये कहाँ पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? AFC महिला एशियाई कप, AFC वुमेन एशियन कप, एशियाई कप यानी कि एशियन कप है, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और वह इससे पहले कोस्टारिका की राष्ट्रीय टीम की कोच रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको काफी अच्छा अनुभव है। वर्तमान में भारतीय टीम तुर्की के अंताल्या में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही है। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि ये कहाँ की है? तो ये कोस्टारिका की है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि मार्च 2026 में AFC वुमेन एशियन कप कहाँ पर होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न है, गीतकार हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का रिकॉर्ड किसके पास है? जिसे टेलर स्विफ्ट दूसरी सबसे कम उम्र की जो है उन नहीं तोड़ पाई है, ये अभी तक किसके पास है? तो ये है स्टीवी वंडर के पास। गीतकार हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र व्यक्ति का रिकॉर्ड है स्टीवी वंडर के पास, स्टीवी वंडर, ठीक है। और 2026 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है टेलर स्विफ्ट को, जिससे वह दूसरी सबसे कम उम्र की कलाकार तो बन जाएंगे, लेकिन अभी तक सबसे कम उम्र की कलाकार वही रहेंगे। किसी भी कलाकार को शामिल होने के लिए उसकी पहली व्यावसायिक रिलीज के
कम से कम 20 वर्ष पूरे होने चाहिए। 20 वर्ष अगर व्यावसायिक रिलीज के नहीं पूरे होंगे तो इसको उनको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता है। गीतकार हॉल ऑफ फेम की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, जहां से निर्धारित किया जाता है, वो न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में। तो स्टीवी वंडर, ये ध्यान रखिएगा, ये गीतकार हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल होने वाली यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र की कलाकार है। उड़ीसा और मेघालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से किस विशिष्ट क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है? किसके किसके बीच है? उड़ीसा और मेघालय के बीच में। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास या आदिवासी कला संवर्धन। तो उड़ीसा और मेघालय के बीच में जो ये हुआ है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, इसको ईसीडी के नाम से जाना जाता है। और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए किया गया है कि आपके पास जो हो वो हमको दो बताओ और जो हमारे पास है वो हम आपको बताएं। सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं वो हम एक दूसरे से साझा करें। और उड़ीसा अपने सफल सामुदायिक आधारित ईसीडी कार्यक्रमों के अनुभव साझा करेगा और मेघालय अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर उड़ीसा से स्पेशल सवाल पूछा गया तो जो सामुदायिक अनुभव है वो किसके पास है? उड़ीसा के पास है। और अगर बात की जाए कि नवाचार किसके पास ज्यादा है, तो मेघालय के पास। और अगर दोनों साथ में मिल जाए तो बल्ले बल्ले। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के मानकों में सुधार करना है। और यह समझौता अंतरराज्यीय सहयोग के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सामाजिक क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि दो स्टेट आपस में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए कुछ अपनी बातें साझा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मतलब देखिए, केंद्र सरकार राज्यों के लिए कुछ करती है, ठीक है, लेकिन राज्य आपस में मिलकर कुछ कर रहे हैं तो ये एक अलग बात होती है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आप इसको देखते रहें। आपके चैनल पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि आपको विभिन्न तैयारियों से, अगर आप उसके पार्टिसिपेंट हैं तो लाभान्वित कराया जाए। साथ साथ में करंट अफेयर के अन्य सीरीज, अन्य श्रृंखलाओं को भी हम इंट्रोड्यूस लगातार कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय करंट अफेयर का हमने एक कंप्लीट वीडियो डाला है जिसमें पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर आप प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या के साथ देख सकते हैं। तो आप उसको देखने का अनुभव आपका अलग होगा। आप उसको अवश्य देखें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बने रहें। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में आपसे। थैंक यू सो मच।